आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। बालकों, आज जो है हम आरबीएससी का जो मॉडल पेपर है 2024 का, उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बायोलॉजी का पेपर आज हम देखने वाले हैं। इसका ब्लूप्रिंट जो आया था उसका हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको पहले देख लीजिएगा कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, कौन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक थोड़े बहुत आप हो सकता है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पहले वो देख लीजिएगा, सभी आरबीएससी स्टूडेंट्स। तो आरबीएससी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए, जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए क्लास 12th का जो मॉडल पेपर 2024 का है उसका हम आज पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो कि पेपर में जाके तो आप पढ़ने वाले हो नहीं, जो पेपर के ऊपर लिखे होंगे, तो आज ही पढ़ा देता हूं थोड़े से कि कैंडिडेट मस्ट राइट दियर रोल नंबर। अपना रोल नंबर जरूर ध्यान से भरिएगा पेपर में। ठीक है, 28 तारीख को आपका जो पेपर है उसमें रोल नंबर 2 बार देख लीजिएगा, भरने के बाद भी सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटरनल चॉइस कुछ सेक्शंस में रहने वाली है, किन सेक्शंस में रहने वाली है ये भी आपको ब्लूप्रिंट में ऑलरेडी बता चुका हूं। और अगर कोई एरर होता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है किसी क्वेश्चन में, तो हिंदी वर्जन जो आरबीएससी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, पेपर में जो हिंदी वर्जन होगा उसको माना जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्जन शुड बी ट्रीटेड वैलिड। तो ये तो हो गई छोटी मोटी बातें जो आपको पता है। अब आते हैं मेन 2024 का मॉडल पेपर जो वेबसाइट पे आपके आ चुका है, उसका सॉल्यूशन बायोलॉजी का। ठीक है, 28 तारीख को फाइनल पेपर देने से पहले इस पेपर को एक बार जरूर देख के जाना, इस सेशन को जरूर बच्चा देख के जाना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए वन बाय वन क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहले एमसीक्यूज आपके जो आने वाले आधे आधे नंबर के वो देखना स्टार्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आप देखिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मटेरियल। जो आउटर वॉल होती है पोलन ग्रेन की वो किस ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है? क्या वो पेक्टिन से मिलकर बनी होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या वो लिग्निन से मिलकर बनी होती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी होती है? बिल्कुल। स्पोरोपोलिनिन जो है वो मोस्ट रेजिस्टेंट नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिससे पोलन ग्रेन जो होती है उसकी आउटर वॉल बनी होती है, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है आउटर क्लाइमेटिक फैक्टर से। राइट, ये सब आपको बालकों पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू देखिए, वर्क्स टू नरिश स्पर्म। इनमें से कौन सा सेल है जो कि, हिंदी वाले भी देखते रहिएगा, साथ साथ में हिंदी का भी दिया गया है। ठीक है, सेम ही ऑप्शन है, तो ब इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक है, वर्क्स टू नरिश द स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म को नरिश कौन सा सेल करता है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ये देखिए, सर्टोली सेल, मेल जर्म सेल, लेडिंग सेल, वास्ट डिफरेंस। ठीक है, तो आपको पता है मेल जर्म सेल जो होता है ये तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मेल जर्म सेल्स तो मियोटिक डिवीजन के बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है, वो मेल जर्म सेल होता है। नरिशमेंट की तो बात यहाँ पे कोई है ही नहीं। लेडिंग सेल की अगर बात करें, ये तो प्राइमरी सोर्स होता है टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन का मेल्स में। राइट, तो ये उसमें रोल प्ले करता है। वास्ट डिफरेंस जो है ये इजैक्यूलेशन को असिस्ट करता है। ठीक है, मैच्योर जो स्पर्म होता है उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है यूरेथ्रा में। तो बचा कौन सा? सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल ए जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बालकों। सर्टोली सेल जो है वो क्या करता है? नरिश करता है स्पर्म को, इमैच्योर स्पर्म को क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मेडिसिन फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे रखे हैं, कौन सा मेडिसिन फ्री है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर में दे रखा। मैंने आपको जो मास्टर सीरीज अगर आपने देख रखी होगी तो ये डायरेक्ट उसी में क्वेश्चन बता रखा था कि जो LNG-20 है और प्रोजेस्टासर्ट है ये तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है। ठीक है, तो ये तो दोनों ही हो ही नहीं सकते मेडिसिन नॉन मेडिकेटेड है। राइट, और लाइफ स्लूप एंड कॉपर टी, कॉपर टी जो है ये कॉपर रिलीजिंग, ये भी आईयूडी है, जबकि लाइफ स्लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है। तो इसका मतलब मेडिसिन फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इनमें से कौन सा हो जाएगा? लाइफ स्लूप। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, इनफैक्ट सारे के सारे हो जाएंगे अगर आपने बायोलॉजी मास्टर सीरीज भी देख रखी है। लगभग 1 से 2 घंटे में हर चैप्टर मैंने करवाने की कोशिश की है उसमें, और सारा क्वेश्चन उसी में है, उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी रिविजन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़कर कई जने क्या है जिन्होंने मॉडल पेपर पहले घर पे कोशिश की भी होगी, आई होप आपने सोल्व करने की, और एक करके जरूर जाना है मॉडल पेपर 2024 का। हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन या इसमें से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज पूछ रखा है। एड्स, हेपेटाइटिस, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। ये कौन सी है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। कोलेरा तो बिल्कुल भी नहीं है सेक्स लिंक्ड डिजीज। हीमोफीलिया, तो जो हीमोफीलिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर इसी जगह पे अगर मैं ये लिख देता सेक्स लिंक्ड डिजीज की जगह एक्स लिंक्ड डिजीज, एक्स लिंक्ड डिजीज लिख देता तो भी इसका आंसर क्या होता? हीमोफीलिया होता। या फिर इसी को मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज लिख देता तो भी इसका आंसर क्या हो जाता? हीमोफीलिया हो जाता, क्योंकि हीमोफीलिया इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, या फिर इसको ब्रॉड टर्म में बोल दिया जाए तो सेक्स लिंक्ड डिजीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बालकों? सी हो जाएगा, दैट इज हीमोफीलिया। राइट, अगला क्वेश्चन अगर देखें, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द फॉलोइंग बॉन्ड। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड किस बॉन्ड से होती है? दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड्स होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। याद करो बालकों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, मैंने बताया था। हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में होते हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिनके कारण दो डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में बाइंड होती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो तो किसमें होता है? अमाइनो एसिड्स के बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बालकों, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए होमोलॉजी क्या है ना। यही नहीं पता होगा तो एग्जांपल तो हमें क्या ही बता पाएंगे। तो होमोलॉजी बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से मैंने सारे शेरों को बताया था कि होमोलॉजी क्या होता है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, और लॉजी जहां लग जाए ओरिजिन समझ लेना। इसका मतलब सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, मतलब एक ही ओरिजिन है, उससे फंक्शनैलिटीज डिफरेंट हो रही है, मतलब एक टाइप का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात हो रही है। सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स कौन से हैं इनमें से, ये हमें बताना है। तो पहला क्या है? फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, टाइगर एंड वेल। ठीक है, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, टाइगर एंड वेल, बिल्कुल सही बात है, ये ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? इन तीनों का ओरिजिन सेम है, तीनों ही मैमल्स हैं। ठीक है, और अगला ऑप्शन देख लो, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, बिल्कुल नहीं, एक रूट है, एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स, बर्ड्स एंड बैट्स ही अलग अलग हैं, एक एवीज हैं और एक मैमल्स हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं। ओरिजिन डिफरेंट है इनका, ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। डॉल्फिन एंड वेल, ओरिजिन डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, तो इसका क्या है? ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई, इनके फंक्शन सेम नहीं है। होमोलॉजी की बात ये मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, सॉरी, होमोलॉजी का मतलब ओरिजिन तो सेम है इनका लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन की बात करें तो दो हाथ दो पैर अलग तरीके से यूज करते हैं। टाइगर की बात करें तो चारों चलने में यूज कर लेता है। वेल जो है वो तैरने में यूज कर लेती है। तो मतलब चारों के पास फोर लिम्ब तो है, मतलब ओरिजिन सेम है बट चारों का फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। तो होमोलॉजी का फर्स्ट इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो शेरों, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताना है। अब देखो जहां जहां कैंसर दिख रहा है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, आपको भी पता कैंसर इज नॉट अ इन्फेक्शन, और एड्स भी है, एड्स इज आल्सो नॉट अ इन्फेक्शियस डिजीज, है ना, छूने से नहीं होती है। तो तीन ऑप्शंस तो वैसे ही इसके क्या हुए? गलत हो गए। तो एक ऑप्शन ही सही है, दैट इज मलेरिया, टेटनस एंड आर्थराइटिस। डी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हुए, हाँ जी, फुल फॉर्म ऑफ बीओडी पूछ रखी है। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, जस्ट एक ही चीज को चार बार लिखने से क्या होता है कि झूठ को बार बार लिखने से झूठ सच नहीं होता, है ना। किसी झूठ को बार बार इतनी बार दोहराओ कि वो सच हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने भी वैसा ही कुछ किया। बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कह रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी डिमांड, क्या ये होती है? नहीं होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डेफिशिएंसी डिमांड, क्या ये होती है? ये भी नहीं होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड दो बार डिमांड, ये यहाँ पे कंफ्यूज, मतलब वर्ड गेम खेल रहा है जस्ट, और कुछ नहीं है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बिल्कुल ये है। इसकी जगह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जगह अगर सिर्फ यहाँ पे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता वो भी ठीक था, बट इसमें क्या है? दो बार डिमांड लगा दिया गया है। तो बीओडी की फुल फॉर्म या तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आप करेक्ट करेंगे या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
हु हैज द हाईएस्ट नंबर इन अ फूड चेन, फूड चेन में इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर किसका होगा, है ना। अब आप में से कई धुरंधर जो होंगे उनको लग रहा होगा प्रोड्यूसर का होगा, क्योंकि बेस होता है चौड़ा फूड चेन में, ट्रॉफिक लेवल देखा होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, राइट। बट ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा जो है डीकंपोजर्स होंगे। क्यों, डीकंपोजर्स में कौन आते हैं, याद करो, डीकंपोजर्स में फंजाई बैक्टीरियाज आते हैं, और जिसमें बैक्टीरिया आ जाए उससे ज्यादा नंबर किसका होगा, है ना। जिसमें बैक्टीरिया आ गए उससे ज्यादा नंबर किसका होगा, तो डीकंपोजर का सबसे ज्यादा नंबर होता है फूड चेन में। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर सीजर, इनमें से मॉलिक्यूलर सीजर कौन सा है, ये तो मॉलिक्यूलर ग्लू है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डीएनए लाइगेज तो जोड़ता है, काटता तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है। बचा कौन सा, रेस्ट्रिक्शन, टोपो आइसोमराइजेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर द कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिससे कट किए जाते हैं मॉलिक्यूल्स, डीएनए कट किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द टीआई प्लाज्मिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सीधा। टीआई प्लाज्मिड का दे रखा है, उसमें टीआई प्लाज्मिड किससे लिया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से लिया जाता है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द पॉपुलेशन, इनमें से पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी कौन सी है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, बताइए कौन सी है, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बर्थ रेट नहीं होता, सिर्फ बर्थ होता है एक जने का, ठीक है। पॉपुलेशन की जब बात करते हैं तब बर्थ रेट बोलते हैं। इंडिविजुअल की डेथ होती है, डेथ रेट नहीं होता है। इंडिविजुअल का सेक्स होता है, एक जेंडर होता है, सेक्स रेशियो नहीं होता है। तो तीनों क्या है, पॉपुलेशन के ही प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अगर हम, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स, है ना, ये स्पॉट दूसरा लिख दिया गया है, यहां पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर आई गेस। स्पॉट्स, हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, इंडिया में तो 4 हैं हॉटस्पॉट्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एक स्टैटिक डेटा है, इतना तो हमें अपने भारत के बारे में पता होना ही चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। राजस्थान के धुरंधर हो, आरबीएससी हो, तो भारत का तो पता रखो, है ना, सबसे बड़े राज्य से बिलोंग करते हो। पूरी दुनिया की बात करूं तो टोटल कितने होते हैं, 36, जिसमें से 4 जो है वो कहां पे हैं, इंडिया में, ठीक है। टोटल कितने हैं, 36। पूरी दुनिया वर्ल्ड की बात करूं तो 36 हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें से 4 जो है वो इंडिया में है, जैसे कि हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, सुंदरलैंड, है ना। उसके अलावा बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स इज ऑलवेज अपराइट, ये तो बार बार चिल्ला चिल्ला के कितनी बार बोला था मास्टर सीरीज में भी कि पिरामिड जो है हमेशा अपराइट किसका रहता है, क्या बायोमास का रहता है, क्या बायोमास का रहता है, या नंबर का रहता है, या एनर्जी का रहता है, किसका रहता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो हमेशा अपराइट नहीं रहता है। तो इन्वर्टेड किसमें देखने को मिला था, बायोमास वाला इन्वर्टेड जो था वो एक्वेटिक में था। एक्वेटिक मीडियम में हमने देखा था बायोमास का जो है पिरामिड इन्वर्टेड हो गया था। इसी तरीके से पिरामिड ऑफ नंबर भी हमेशा अपराइट नहीं होता, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। क्यों, क्योंकि 10% लिंडमैन लॉ लग रहा है। हर ट्रॉफिक लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जब जाता है फूड एनर्जी, तो उसकी 90% लूज हो जाती है, सिर्फ 10% ही आगे फ्लो करती है। तो अगले वाले की एनर्जी हमेशा कम ही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर पिरामिड ऑफ एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इधर देखो शेरों, अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट 2004 जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, डोडो, क्वागा, थाइलसीन, ठीक है। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तीनों नाम ये दे रखे हैं उसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एज पर दी IUCN, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what kind of interaction in which one species benefit and the other species neither benefit nor suffers from, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, प्लस जीरो इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें एक का फायदा है, दूसरे का ना फायदा है या ना नुकसान है, ठीक है। इसमें अगर आपको नहीं भी पता था ना, कई बार स्टूडेंट्स क्या है, कॉमन सेलिज्म एंड एमएन सेलिज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, फिर भूल जाते हैं ना, कि इसमें +0 था, किसमें -0 था, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन इसमें वो भी कंफ्यूजन नहीं थी। ऑप्शंस देखिए आप, प्रीडेशन जो होता है, प्रीडेशन में क्या होता है, हमेशा प्रीडेशन में
प्लस माइनस होता है, एक का फायदा एक का नुकसान, मतलब एक प्रीडेटर है एक प्रे है, तो एक ने तो खा लिया तो उसका तो फायदा है, जो मर गया वो नुकसान। पैरासाइटिज्म में भी प्लस माइनस रहता है, ठीक है। पैरासाइटिज्म में भी पैरासाइट जो है वो प्लस में है और होस्ट जो है वो माइनस में है। म्यूचुअलिज्म की बात करें तो ये तो प्लस प्लस होता है, आपको पता ही है, दोनों का फायदा है। बचता एक ही है कॉमन सेलिज्म, तो कॉमन सेलिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है, एक का तो फायदा और दूसरे का ना फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो शेरों। हाँ जी, तो ये तो थे आपके टोटल जितने भी एमसीक्यूज, टोटल जो थे 16 एमसीक्यूज, आधे आधे नंबर के हो गए, 8 नंबर के कंप्लीट कर लिया हमने एग्जाम। आगे आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो कि 10 आने वाले हैं अब, ठीक है, इंक्रीज कर दिए गए हैं 4 से। तो फिल इन द ब्लैंक्स देख लें, फिलअप्स देखें, तो फिलअप पहला दे रखा है, विच लेयर प्रोवाइड्स नरिशमेंट। क्वेश्चन देखो सारे छात्रों, विच लेयर प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। तो सिंपल सा आंसर है इसका, तो क्या हो जाएगा, टैपिटम। टैपिटम होती है इनर लेयर जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को। उसके अलावा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमीट्स, मैच्योर मेल गैमीट के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोल दिया जाता है मैच्योर मेल गैमीट्स जो होते हैं, जिनके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला देखो, द फैक्टर्स कॉजिंग म्यूटेशन, जो फैक्टर्स म्यूटेशन करते हैं उन फैक्टर्स को क्या बोला जाता है, म्यूटाजेंस, राइट। और म्यूटाजेंस आपको पता है काफी टाइप के हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, है ना। तो 3-4 टाइप्स के हमने पढ़ भी रखे म्यूटाजेंस होते हैं, ठीक है, यूवी रेज और ये सब, राइट। आगे बात करें, द लाइटली स्टेन्ड एरियाज इन द टिपिकल न्यूक्लियोलस आर कोल्ड, लाइटली स्टेन्ड और डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन्स पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा आपको, मुझे बहुत उम्मीद है आपसे, कि लाइटली स्टेन्ड किसको बोलते हैं, जो लूजली पैक्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लाइटली स्टेन्ड होता है, दैट इज यू क्रोमैटिन। जबकि जस्ट इसका अपोजिट आपने देखा था, जो कि डेंसली होता है और इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन, राइट। तो यहां पे ये क्या पूछ रहा है, लाइटली स्टेन्ड पूछ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यू क्रोमेटिन आ जाएगा, राइट। यू क्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फिलअप। हाँ जी, नेक्स्ट फिलअप देखिए आप, बड़ा ही सिंपल, नेचुरल सिलेक्शन जो है इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ, किस चैप्टर में पढ़ा था, उस चैप्टर का नाम लिख दो बस, ठीक है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है ये, इवोल्यूशन का है, और दिया किसने था, डार्विन दद्दू ने दिया था ये, ठीक है। उसके अलावा कोलोस्ट्रम जो है वो किसमें, कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा इसमें होती है कोलोस्ट्रम में, डायरेक्ट पॉइंट मास्टर सीरीज में लिखा हुआ था, उसी से क्वेश्चन है ये, है ना। IgA, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए एंटीबॉडी जो है वो सबसे ज्यादा होती है मदर्स कोलेस्ट्रम में। दैट इज यूज्ड, डैश इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए किसका यूज लिया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, राइट, ईस्ट का यूज लिया जाता है, जिसके कारण इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी बोला जाता है, बेकरी में भी यूज करते हैं इसलिए बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किससे किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का याद करो, जिसमें क्या करते थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाती थी तो क्या होता था, कैथोड से एनोड की तरफ डीएनए फ्रेगमेंट्स भागते थे अपने साइज के अकॉर्डिंग और सेपरेट हो जाते थे, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट, ठीक है, होल प्लांट, एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बन जाना, उस कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बालकों, उसको टोटीपोटेंसी, ठीक है। टोटीपोटेंसी एक टाइप का पोटेंशियल है, एक टाइप की कैपेसिटी है किसी भी सेल की, जो एक सेल से पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म या पूरा का पूरा प्लांट इस केस में बोलूं तो बना देता है, दैट इज टोटीपोटेंसी। मेघालय की बात हो रही है, थोड़ा सा स्टैटिक है, हो सकता है ये समझ ना आ रहा हो आपको, लेकिन ये होना चाहिए, स्टैटिक डेटा है ये, जस्ट लास्ट के चैप्टर से। इन मेघालय डैश आर द लास्ट रेफ्यूजी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट्स, वहां पे सेक्रेड ग्रूव्स हैं, ठीक है, याद करो, सेक्रेड ग्रूव्स में एक एग्जाम्पल है, छोटा सा लिख रखा है, दैट इज खासी एंड जैंतिया हिल्स, राइट। खासी एंड जैंतिया हिल्स जो है वहां पे उस रीजन में, वो लास्ट रेफ्यूजीज था फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट्स और एक्सटिंक्शन थ्रेटन्ड प्लांट्स वहां पे प्रेजेंट है, राइट, इस साइट पे प्रेजेंट है। हिंदी में आप देख सकते हैं मेघालय के किस
बहुत सी दुर्लभ पादप जातियों की शरण स्थली है। ठीक है, तो खासी एंड जैंतिया हिल्स जो है शरण स्थली है दुर्लभ पादप प्रजातियों की। ठीक है, आगे चलें। तो ये मुझे लग रहा है फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है वो हो चुके हैं, फिलअप्स हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वही 8 एक एक नंबर वाले जो आपके पास आते हैं। मतलब आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो गई है पेपर में। मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप जिसमें भूमिका बांधे, है ना, जो आज तक करते आ रहे थे कि कहानी बनाकर आऊंगा या कहानी बनाकर आऊंगी, नहीं भी क्वेश्चन आता है तो उसमें पूरी भूमिका बांध कर आऊंगी। जो नहीं आता वो एक पेज में लिखूंगी और जो आता है उसे एक पेज में आधे पेज में लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि आधे पेज का असली आता है और जिसमें नहीं आता उसमें एक पेज लिखूंगा कि आधे पेज का नंबर मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो है ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है एग्जाम्स में। ठीक है, तो व्हाट इज पॉलिनेशन पूछ रखा है। सिंपल, पॉलिनेशन होता क्या है, एंथर से पोलन ग्रेन का जाना और स्टिग्मा पर आना, दैट इज पोलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ या क्रॉस पोलिनेशन नहीं पूछ रहा, जस्ट पोलिनेशन पूछ रहा है, एक नंबर में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस की किसने दी थी, सूतन एंड बोवेरी ने, वाल्टर सूतर एंड दियोदार बोवेरी, राइट, ये आपने पढ़ रखा है। इन दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे रखा था। जस्ट 1-1 मार्किंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 लाइन में या 1 वर्ड में देना है आपको, ज्यादा भूमिका नहीं बांधनी, वरना अगला क्वेश्चन जो है वो आपका छूट जाएगा, लास्ट वाले जो लार्ज नंबर का वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स, वरना पेपर छूट जाएगा, बायोलॉजी का लेंथी हो जाएगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज सिस्ट्रोन पूछ रहा है। तो सिस्ट्रोन क्या है, बेसिकली सिस्ट्रोन जो है वो डीएनए का एक ऐसा फ्रेगमेंट है जो किसी एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है, दैट इज सिस्ट्रोन। इसी टाइप के आपने नाम कुछ और भी सुन रखे होंगे, दैट इज म्यूटोन, रिकॉन, है ना, इस टाइप के नाम सुन रखे हैं ना। म्यूटोन डीएनए का सबसे छोटा ऐसा लेंथ या सेगमेंट जो कि जिसमें म्यूटेशन हो सकता है। रिकॉन मतलब डीएनए का सबसे छोटा ऐसा लेंथ जिसमें रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, दैट इज रिकॉन। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन, बताओ वन एग्जांपल। एक तो हमें बहुत अच्छे से आता है, कौन सा, डार्विन जी का। अरे डार्विन खुद थोड़ी थे, डार्विन्स की फिंचेस जो हमने पढ़ी थी ना गैलोपैगस आइलैंड की, वो क्या था, एडेप्टिव रेडिएशन का ही तो एग्जांपल था, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल था। फिंचेस मतलब एक ही ओरिजिन तो था उनका, लेकिन रिसोर्सेज लिमिट होने के कारण उन्होंने अपनी बीक शेप जो थी वो डिफर कर ली थी, है ना, तो उनका बीक का शेप जो था वो डिफरेंट हो गया था सबका, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन की थी उन्होंने स्मॉल रीजन में, डार्विन फिंचेस। राइट द डेफिनेशन ऑफ एनालॉजी, तो होमोलॉजी का जस्ट उल्टा एनालॉजी। एनालॉजी क्या है, जहां पे ओरिजिन तो डिफरेंट है बट फंक्शन जो है वो सेम है। ओरिजिन तो डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, दैट इज एनालॉजी। होमोलॉजी क्या था, ओरिजिन सेम है बट फंक्शंस डिफरेंट हो चुके हैं, जस्ट उसका उल्टा। तो इसका मतलब एनालॉजी में क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। किस टाइप का होता है, कन्वर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन होता है ना, कन्वर्ज हो रहे हैं सारे के सारे एक साथ। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है विडाल टेस्ट को कंफर्म करने के लिए, ओ सॉरी टाइफाइड, आंसर ही दे दिया मैंने तो डायरेक्ट। टाइफाइड को करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, विडाल टेस्ट। अभी मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखो, पेपरों में कहीं पे बीमार मत पड़ जाना। ठीक है, आगे देखो, विच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय द इनिशिएटर कोडोन, स्टार्ट कोडोन AUG जो है वो किस अमाइनो एसिड को कोड करता है। बड़ा ही सिंपल सा आंसर, दैट इज मैथियोनिन, राइट, मैथियोनिन को कोड करता है ना, मैथियोनिन को कोड करता है, AUG स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, और विच बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर फाउंड इन द कर्ड, दही में कौन सा होता है, कौन सा होता है जी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये तो हो गए 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आपका हो चुका है कंप्लीट। सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हमने सोल्व अच्छे से कर लिया है। आई होप इतना कोई वो था नहीं, आपने अगर पढ़ रखा है अच्छे से तो समझ आ गया होगा, और नहीं भी पढ़ा तो भी आ गया होगा, है ना। तो आगे चलते हैं, सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर बात करें, क्वेश्चन आ रखा है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, अब देखो इनमें ना मार्किंग मैंने इसलिए बोला ऑब्जेक्टिविटी आरबीएससी के पेपर में ज्यादा है। बालकों इसमें देखो ध्यान से, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर का, 1.5 नंबर का है। ठीक है, तो 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन है, इसमें व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन पूछ लिया एक चीज, जो कि हाफ मार्क्स उसका है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर फाउंड इन प्लांट्स, 1 मार्क्स इसका है। तो अगर इतना बताओगे तो आधा ही मिलेगा, इतना बताओगे तो एक ही मिलेगा, दोनों बताओगे तभी 1.5 मिलेगा। इस टाइप से क्लियर कट डिविजन्स हैं,
पेपर में, है ना। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपको क्लियर कट ऐसे ऑब्जेक्टिविटी में क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का भी है तो 2 हिस्सों में बांटा हुआ मिलेगा, 3 नंबर का तो 3 हिस्सों में बांटा हुआ मिलेगा, 3 चीजें पूछेंगे उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी कहानी बनाओ, किसी में भी ऐसा कुछ नहीं है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। जैसे कि इसमें पूछ रखा है ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, आधे नंबर में बताना है, उस अकॉर्डिंग बताओगे आप, बिल्कुल बताओगे। तो मेल जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसका आपको पता है, एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल जो सेल होता है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है, उसमें मेल गैमीट आकर जब फ्यूज होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसको ही बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों? क्योंकि 3 हैप्लॉइड सेल्स जो है आपस में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज करती हैं, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स आर फाउंड इन द प्लांट्स, एंडोस्पर्म में आपको बता रखा है 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। इनके बारे में एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई होती है, इस टाइप से। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में लिखेंगे इसी तरीके से, हेलोबियल एंडोस्पर्म में लिखेंगे, ठीक है। आगे है सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया, आधे नंबर में पूछा सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर में, देखो घर की बात घर पे रह जाना, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक फ्लावर है, उसी का एंथर है, उसी का स्टिग्मा है, उसी के एंथर से पोलन निकलकर उसी के स्टिग्मा पे गिर गया, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर पूरा मकान तो सेम है, ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में कोई आ गया, मतलब क्या है कि प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट फ्लावर उसका एंथर से पोलन निकलकर डिफरेंट फ्लावर में आना, बट ओवरऑल प्लांट एक ही होना, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट दिस इन प्लांट्स, ठीक है। व्हाट मेथड्स इसमें हो सकते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्टिग्मा इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, पोलन पहले जो है मैच्योर हो गए, या फिर स्टिग्मा अभी तक उस कंडीशन में नहीं आई कि सूटेबल हो सके, या फिर आर्टिफिशियल मेथड्स में इमस्कुलेशन, बैगिंग जो होती है वो लिखोगे इसमें, ठीक है। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, Why this process is banned in our country, सारे क्वेश्चन देखोगे आप, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस में। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, व्हाट इज एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब यूट्रस में बेबी को जो सराउंड कर रहा होता है फ्लूइड, उसमें से सैंपल लिया जाता है और उसका यूज करके एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। मतलब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जो फीटस है उसको, उसके लिए एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसको बैन क्यों कर दिया गया हमारी कंट्री में, क्यों इसलिए क्योंकि इसका मिसयूज होने लग गया था, कि अगर गर्ल चाइल्ड, उससे सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर लिया जाता था और उससे ये पता लग जाता था इन केस की अगर ये गर्ल है तो फीमेल फिटिसाइड्स हो जाता था, लड़कियों की हत्या करी जाती थी, और एबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशंस जो थी वो प्रेगनेंसी की करवा दी जाती थी अननेसेसरी। तो फीमेल फिटिसाइड्स को प्रिवेंट करने के लिए इसको बैन करना पड़ा कंट्री में, ठीक है बच्चा जी। आगे देखें, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल यूजिंग द पुनेट स्क्वायर। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने देख ही रखा है, वो पूरा क्रॉस आप पुनेट स्क्वायर बना के इसमें बना देंगे, एकदम फर्स्ट क्लास की। डोमिनेंट रेट जो है वो F1 जनरेशन में सिर्फ एक्सप्रेस होगी, रिसेसिव वाली जो है वो सप्रेस हो जाएगी, ठीक है। आगे चलें, आगे क्वेश्चन दे रखा है, what is pedigree analysis, what is pedigree analysis and how it is useful, how is it useful। तो pedigree analysis क्या है, what is pedigree analysis, pedigree analysis बेसिकली किसी भी ट्रेट का आप एनालिसिस करें जो ट्रेट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है, उसकी आपको अगर स्टडी करनी है तो उसको क्या बोला जाता है, पेडिग्री एनालिसिस, सिंपल। इसका ये यूजफुल क्यों है, जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई डिसऑर्डर का हमें पता लगाना है तो उसका भी यहां से हम डिटेक्शन कर सकते हैं कि फर्दर जनरेशन में मे भी ये डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या होता है और इसको ट्रीटमेंट करना नेसेसरी क्यों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस मॉडल पेपर में दे रखे हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं कि इसी टाइप का पेपर आपको फाइनल देखने को मिले और आप सभी के चेहरे खिलखिलाते हुए बाहर आए एग्जामिनेशन सेंटर से, ठीक है। तो और इसका सीवेज क्या होता है, सीवेज इज बेसिकली हम जो कम्युनिटी ऑफ पीपल गंद डालते हैं उसी को सीवेज बोलते हैं। मतलब हमारी जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, किसी भी टाइप का वेस्ट जो वाटर में जाके इंडल्ज होता है, एम्बेड होता है, उस वेस्ट वाटर को कंप्लीटली हम क्या बोल देते हैं, सीवेज बोल देते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्यों नेसेसरी है, अब वो सीवेज को डायरेक्टली जो है वो क्या किया जाता है, सीवर से रिवर्स में फ्लो कर दिया जाता है जिससे पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रीटमेंट इसका जरूरी है, ठीक है। सिर्फ 1.5 नंबर में दे रखा है, ज्यादा कहानी नहीं बनानी है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट समझाने लग जाओ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट समझाने लग जाओ। आपकी भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, आता है मैं मानता हूं, लेकिन उसमें लिखना नहीं है पूरा का पूरा। नेम लिख सकते हो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट, ये 2 ट्रीटमेंट्स हम इसमें देते हैं पूरा, क्योंकि एक्सप्लेन करोगे तो टाइम मैनेजमेंट में आपके दिक्कत आ जाएगी। ये मत करना कि अगर आ रहा है तो उसको कंप्लीट 2 पन्ने उसी में भर दिए 1.5 नंबर में, ठीक है, ऐसी गलती मत करना। विच गैसेज आर प्रेजेंट इन बायोगैस, बायोगैस में कौन सी गैसेज प्रेजेंट होती है,
वैसे तो हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी भी गैसेस होती है, लेकिन मेजरली बात करें तो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो गैसेस प्रेजेंट होती है। मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट का लेबल डायग्राम जो कि मैंने आपको दिखाया भी था मास्टर सीरीज में, भी आप जाकर देख सकते हैं। मास्टर सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन आपको करना है। हालांकि ये 1.5 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट इसमें इन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया, अब इनकी मर्जी है। ठीक है, अब आगे देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट एनी वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। सभी एंजाइम्स का एक एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है तो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम में आता है। एंजाइम काइटिनेज काइटिन को डिग्रेड करने के काम आता है। डीएनए लाइगेज एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू काम आता है ज्वाइंट करने के लिए स्टिकी एंड्स को, राइट। तो इस टाइप का एक एक फंक्शन जो है इन एंजाइम का आपको लिखना है। एक एंजाइम का फंक्शन लिखने पे आधा नंबर है, और तीनों के लिखोगे तब आपको 1.5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है बालकों, आगे देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और इसका यूजफुल क्या है? एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। किसी पर्टिकुलर जीन को अगर हम एम्प्लीफाई करना चाहते हैं किसी रिसर्च के लिए, किसी डायग्नोसिस के लिए, तो वहां पे पीसीआर का रोल रहता है। तो यही सब आपको कॉमन पॉइंट्स जो आपके बुक में लिखे हुए हैं वही आपको यहाँ पे लिखने हैं, बट टू द पॉइंट लिखना है। आंसर कोशिश करना पॉइंट में लिखो। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, तो मार्किंग आपकी कहीं नहीं जाने वाली, बहुत आराम से मिलेगी। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड अपने आप में डेफिनेशन है, राइट। जेनेटिकली जब मॉडिफाई कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, दैट इज जीएमओ। उसके जीनोम में कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, और एनी टू सच यूजेस बताओ इस टाइप के प्लांट्स के, मतलब इस टाइप इनका क्या यूजेस है। अब किस लिए किया जाता है ना, कि वो टॉलरेंट हो जाए पेस्ट से, इंसेक्ट से, है ना, किसी ड्रोट कंडीशन से, मतलब रेजिस्टेंस उसकी इंक्रीज कर दी जाए प्लांट की, उसलिए इसको यूज किया जाए। तो इस टाइप के यूजेस आपको लिखने हैं, दैट्स इट, राइट स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट आर द क्राई प्रोटीन्स, वेयर डू वी गेट दिस प्रोटीन फ्रॉम। क्राई प्रोटीन क्या होता है? क्राई वर्ड ही आपको पता है कहां से लिया हुआ है? क्रिस्टल से। क्राई क्या है? क्रिस्टल प्रोटीन, हमने पढ़ा था बायोटेक में। क्रिस्टल प्रोटीन होता है जो कि बैक्टीरिया, वो आपने एक पढ़ा था ना, बैसिलस थूरिगाइनेसिस, उससे हम क्या है ऑब्टेन करते हैं इसको। ये क्या होता है? पॉइजनस होता है। किसके लिए? इंसेक्ट्स के लिए। इंसेक्ट्स से प्रिवेंट करवाता है किसको? प्लांट को। हमने बीटी कॉटन भी बनाया था, उसमें क्राई प्रोटीन इंडल्ज कराया था, राइट। लेकिन ये उसमें क्या होता है, क्राई प्रोटीन पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे इंसेक्ट के गट में जाता है, तो इंसेक्ट जब इसको सक करता है प्लांट को और उसके थ्रोट में जाता है क्राई प्रोटीन, तो उसके गट में जो एल्केलाइन मीडियम है उससे ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है क्राई प्रोटीन, राइट। तो इस तरीके से ये जो है प्रोटीन हमें बचाता है। और कहां से मिलता है? बैसिलस थूरिगाइनेसिस जो है उससे हमें ये ऑब्टेन होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रखा था। आगे देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडायवर्सिटी। बताओ जी, बायोडायवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? तब तक मैं जलपान कर लूं, है ना, तब तक मैं जलपान कर लेता हूं। बताओ बायोडायवर्सिटी से क्या समझते हैं, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स डैमेज। हाँ जी, तो बायोडायवर्सिटी क्या है? बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका इंटरेक्शन, दैट इज बायोडायवर्सिटी। रीजंस क्या है? रीजन में इसके आप अगर एग्जैक्ट लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। एनसीईआरटी में आपके एक दे रखे हैं ना, एविल क्वार्टेट के नाम से 4 मेजर रीजंस जिसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉस होता है, वही 4 आपको इसमें लिखने हैं कि बायोडायवर्सिटी के रीजन क्या है। 4 वही रीजन जो लिख रखे ना, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शंस, वही सब आपको इसमें लिखने हैं। 4 रीजंस जो एविल क्वार्टेट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो एविल क्वार्टेट के बारे में इसमें आपको लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन नंबर सी। सेक्शन बी भी हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगला सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछ रखा है, एक एक फंक्शन पूछा है जस्ट, ठीक है, और एक एक फंक्शन बताने का एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है, हर चीज का नंबर मिलेगा जी, कोई वो दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन बताओ, ठीक है, जैसे कि यूट्रस को सूटेबल बनाता है इंप्लांटेशन और प्रेगनेंसी के लिए, तो फंक्शन बताओ इसका। ठीक है, एक्रोसोम का फंक्शन बताओ क्या करता है, और एग में कैसे एंटर करवाता है ये। फिम्बरी का फंक्शन बताओ, ओव्यूलेशन के दौरान ओवम को कैसे कलेक्ट करने में ये हेल्पफुल रहता है। तो एक एक फंक्शन इसका बताना है। ठीक है, आगे चलें। और इसमें इंटरनल चॉइस भी है,
है ना। ये सब आपको ब्लूप्रिंट में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, किस सेक्शन में पेपर में ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूं। अब जस्ट इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि इसमें ये ऑप्शन यहाँ इन क्वेश्चंस में ऑप्शन आएंगे, उसमें ऑप्शन आएंगे, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। व्हाट इज, क्वेश्चन आ रखा है व्हाट इज कोजेनेसिस। ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये oogenesis पूछ रखा है। तो oogenesis के बारे में आपको बताना है कि एग का, ओवम का, ओवा का कैसे प्रोडक्शन होता है। ये पूरा आपका चार्ट बना हुआ है ना एनसीईआरटी में, जो वही इसमें बनाना है आपको, वो बनाओगे तभी मार्किंग इसमें मिलने वाली है, ठीक है ना, उसी को एक्सप्लेन करना है। उसके अगला, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। वही डेथ रेट, बर्थ रेट मतलब नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो बता सकते हो, या पॉपुलेशन डेंसिटी, इस टाइप के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताने हैं पॉपुलेशन के। उसके अलावा इसी के ऑप्शन में जो ऑप्शन इंटरनल चॉइस में दे रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट कमेंट करो, ठीक है, अच्छे कमेंट करना, गंदे कमेंट करने की सजा मिलती है हमेशा, ठीक है ना। कैमोफ्लेज और पैरासाइटिज्म पे, कैमोफ्लेज याद करो कहां पे देखा था, कहां मैंने ये वर्ड यूज किया था। कैमोफ्लेज जब आपने पढ़ा था ना, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का एग्जांपल पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जब पोल्यूशन नहीं था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब पोल्यूशन कम था, तो लाइकेन्स हुआ करते थे, है ना, ट्री के ट्रंक पे, जिसके कारण वो लाइट कलर का होता था, और व्हाइट मोथ्स जो होते थे वो कैमोफ्लेज शो करते थे, मतलब पीछे वाले कलर के साथ अपने आप को छुपा लेते थे, तो दैट इज कैमोफ्लेज। पैरासाइटिज्म तो आपको पता ही है, दैट इज प्लस माइनस, ठीक है, पैरासाइट होगा, होस्ट होगा, दैट इज पैरासाइटिज्म। उसके अलावा प्रोमोटर के बारे में बताओ, टीआरएनए के बारे में बताओ, प्रोमोटर क्या होता है उसके बारे में बताओगे। टीआरएनए 1.5 मार्क्स है इनके, ठीक है, प्रोमोटर का 1.5 मार्क्स और टीआरएनए बताने का 1.5 मार्क्स, तो उस अकॉर्डिंग बताना भी है इसको। प्रोमोटर क्या है कि वो रीजन जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है, ये आपको लिखना है इसमें। टीआरएनए की बात करें तो ट्रांसफर आरएनए, राइट, जो कि क्या करता है, एमआरएनए का जो कोडिंग है उसको रीड करता है, वहां तक अमाइनो एसिड को लोड करके लेकर जाता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाने की ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो ये सब आपको इसमें लिखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ वो घुमा के इसमें नहीं दिया गया मॉडल पेपर में, तो और ऐसी उम्मीद है कि फाइनल पेपर भी कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। बट आपको अगर एक एक लाइन अच्छे से आती है तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि टू द पॉइंट इसमें पूछा गया और टू द पॉइंट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रखा है इसी में और में ऑप्शनल में पूछ रखा है, दैट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताओ रिपीटेटिव एंड सैटेलाइट डीएनए में, ठीक है। रिपीटेटिव डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए क्या है, ये आपने पढ़ रखा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद पढ़ा था ना, वीएनटीआर एंड टैंडम रिपीट्स, वहीं से ये उठा रखा है। सैटेलाइट डीएनए इज आल्सो अ टाइप ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, तो यही सब आपको लिखना है, इनमें डिफरेंशिएट करना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। और जितने भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर लॉन्ग में अगर आ रहे हैं और यहाँ 3 नंबर में डायरेक्ट कुछ डिफरेंस वाला आ रहा है, कोशिश ये करना हमेशा टेब्यूलर फॉर्म में बनाएं, ठीक है, एक तरफ टेम्पलेट एक तरफ कोडिंग, इस टाइप का टेब्यूलर फॉर्मेट में अगर डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप करते हैं तो उसकी मार्किंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एमआरएनए और टीआरएनए में डिफरेंस, मैसेंजर आरएनए टीआरएनए में क्या डिफरेंस है ये बताना है, ठीक है, सिंपल है। टेब्यूलर फॉर्म में डिफरेंस वाले क्वेश्चन करें तो ज्यादा बेटर है। हाँ जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द फॉलोइंग, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, ठीक है, डिफरेंस बताना है और एग्जांपल्स देना है, वही टेब्यूलर फॉर्म में। ये दोनों, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, राइट। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, राइट। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं, तो ये सब मैं बता चुका हूं, उसी में से आपको करना है। एनसीईआरटी में आपके दे भी रखा है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो कौन सी ज्यादा एक्टिव होती है, कौन सी किसमें मेमोरी बनती है, किसमें मेमोरी नहीं बनती है, वही सब इसमें डिफरेंस आपको पॉइंट वाइज लिखना है। इस टाइप से आप बनाएंगे टेबल, और एक तरफ एक्टिव के पॉइंट्स, एक तरफ पैसिव के पॉइंट्स लिखेंगे इस टाइप से, राइट। व्हाट इज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होता है, कहां पढ़ा था ये, याद करो। 2 टाइप के जब ट्यूमर्स पढ़ाए थे, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में से पढ़ाए थे, ठीक है। तो उसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसिस शो करता था, राइट, जहां पे मतलब वो साइट है उसकी, साइट ऑफ कैंसर, वहां से स्प्रेड होता था वो, तो उसी को हम क्या बोलते थे, मेटास्टेसिस, वही यहाँ पे पूछ रहा है। और उसके अलावा इसके कोजेस पूछ रहा है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, वही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर के क्या टेस्टिस हैं, कोज हैं, डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है, वही आपको लिखना है एज इट इज, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर जितना लिखेंगे उतना बेटर रहेगा। कमेंट फिर से करने को कह रहा है ये, ठीक है, कमेंट करने को कह रहा है जी, बार बार कॉम्प्लीमेंट करने को नहीं कह रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में बहुत अंतर होता है। कमेंट ऑन द फॉलोइंग की बात करें अगर, तो फूड चेन एंड
फूड वेब के बारे में, ठीक है। फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होती है, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। फूड चेन जैसा दुनिया में कुछ नहीं होता, दुनिया में फूड वेब होती है, ठीक है। प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, डीकंपोजर जो होते हैं वो डीकंपोजिशन करते हैं। डीकंपोजिशन के आपको 5 स्टेप्स भी बताए थे मैंने बड़े अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, वही फूड चेन का किसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते होता है, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना। और ये खुराफाती चीज आई किन के दिमाग में थे, एल्टन जी के, इसलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड भी बोल दिया जाता है, एल्टन जी ने दिया था ये, राइट। तो एक्सप्लेन पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और नंबर को एक्सप्लेन करो। पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास क्या है, किस किस में अपराइट होता है, इन्वर्टेड किस में होता है, वो भी आप इसमें बताएंगे, क्योंकि इसकी मार्किंग जो है वो ज्यादा मार्क्स का 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, पेपर खत्म हो चुका है गेस, हाँ जी। तो यही था आपका कंप्लीट आरबीएससी का जो 2024 का मॉडल पेपर था। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, हर क्वेश्चन को डिस्कस किया बड़े अच्छे से, राइट। आई होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी, ठीक है। ये कंप्लीट क्लास 12th का मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 जो आपकी वेबसाइट पे आ रखा था, उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन हमने डिस्कस आज किया है। आई होप आपकी रिवीजन स्टूडेंट्स बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। और जो मास्टर सीरीज है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। एक बार उसको अगर देख लेंगे, आपने पढ़ रखा है उसको एक बार देखेंगे तो आई गेस मैं ऐसी गारंटी दे सकता हूं आपको कि उससे बाहर आपको नहीं कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो रिवीजन पर्पस से आपके लिए एक कैप्सूल का काम करेगा, बूस्टर का काम करेगा, राइट स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस जो हैं वो पॉइंट वाइज लिखिएगा। 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं आपको, 3 घंटे 15 मिनट को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है। 10 मिनट पहले पेपर खत्म करना है ताकि क्रॉस चेक बाद में कर सकें कि हमने कहीं पे अगर हल्की फुल्की कोई त्रुटि की है, कोई गलती की है तो उसको करेक्ट कर सकें, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन अपना अच्छा रखिएगा शीट पे किसी तरीके का कोई गंदगी नहीं करनी है एग्जामिनेशन सेंटर में, और अच्छे तरीके से करेंगे तो बायोलॉजी में सबसे अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए जय हिंद।